हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का मॉडल पेपर करेंगे। संजीव डेस वर्ग के मॉडल पेपर को हल करेंगे, जो कि फर्स्ट मॉडल पेपर तो डेस वर्ग में हल आता है, सेकंड मॉडल पेपर है उसको मैं करवा रहा हूँ। देखो, -11/15 इंटू -3/7 बराबर -3/7 इंटू -11/15 के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें हमें गुणधर्म का नाम बताना है, कौन से गुणधर्म का यूज किया गया है। इसमें ये देखो 11/15 गुणा है 3/7 का, -11/15 -3/7 का गुणा है पहली, और इसमें क्या हो रहा है बाद में गुणे में, तो इसमें क्या आएगा गुणे में ही क्रम चेंज हो रहा है, तो इसमें आएगा क्रम विनिमय। आंसर एक ही रहेगा, बस क्रम चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर होगा क्रम विनिमय। अगला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है। रेखिक समीकरण में क्या होना चाहिए? चर की अधिकतम घात 1 होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 3 होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। 1 से ज्यादा होगी तो वो रेखिक समीकरण नहीं रहेगा। रेखिक समीकरण के लिए घात 1 ही होनी चाहिए। अगला है, एक चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व BD एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ABCD है एक वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है। तो इसका आंसर होगा वर्ग, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे के ABCD विकर्ण है, वो एक दूसरे के लंबवत है, तो इसमें आएगा वर्ग, क्योंकि वर्ग में ही विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब देखो, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंतर्गत में 1 आएगा। 4 का क्वेश्चन है ना, 3 का तो आंसर वर्ग है, 4 का निम्न संख्याओं के वर्ग में किस संख्या के वर्ग के अंतर्गत 1 आएगा। हम वर्ग करते हैं, पता है ना, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 × 9, 4 का वर्ग 16। ऐसे ही इनमें से कौन सी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 1 आएगा? इकाई का अंक 1 आएगा, तो इसमें ए आएगा 4, हाँ ए आएगा। तो अब 5वां क्वेश्चन है, 242 के घन में इकाई के अंक होगा। इकाई का अंक पूछा है, 200 में इकाई का अंक होगा। इकाई का मतलब पहला अंक। इसका वर्ग क्या होता है? देखो, इसका घन करना है, इसको इसी से गुणा करना है, तो पहले अंक को ही देख लो। इसका वर्ग जो होगा ना, इसमें जो इकाई का अंक है वही होगा। 2 का वर्ग होगा 4, तो इसकी इकाई का अंक भी 4 ही आएगा। तो 5 के का आंसर होगा घन, सॉरी मैंने वर्ग बता दिया, घन का पूछा है, तो इसका घन होगा, देखो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका घन होगा 8, दे आएगा। इसमें इकाई का अंक है ना, इसका घन करेंगे तो इसमें इकाई का अंक 8 आएगा, ठीक है। तो इस पूरे का घन करेंगे जिसमें इकाई का अंक 8 आएगा, तो हमें पूरे का करने की जरूरी नहीं है, लास्ट इकाई अंक को ही करके देख लो, जिसका जो घन आ रहा है वही इसका आंसर होगा, तो इसमें 8 आएगा। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, P बराबर मूलधन, R बराबर ब्याज की दर तथा n समय को होने पर चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 + R, मतलब दर बटा 100, फिर 1 और R के ब्रैकेट n घात, तो इसका आंसर होगा 6। अगला है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, x² - y², फिर है कोमा y² - z² और z² - x² का योग होगा। योग मतलब ये एक पद है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ये एक पद है प्लस का चिन्ह, तो ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कट गए, ये माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गए, माइनस प्लस कट गए, तो इसमें आंसर आएगा 0। सभी घट जाएंगे तो 0 बचेगा, क्योंकि 1 - 1 प्लस में है, तो इसका आंसर होगा 0। अगला है 5 की घात 0 + 4 की घात 0 + 3 की घात 0 का मान है। तो ये हमें पता है, हम पढ़ा भी होगा पीछे की क्लासों में, कि जब भी किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो 5 की घात 0 का मान 1, + 4 की घात 0 का मान 1, + 3 की घात 0 का मान 1, तो 1, 1, 2 और 1, 3, ये जुड़ के कितना बना 3, तो इसका आंसर होगा 6। अब 9 का क्वेश्चन देखो, हल करना है, हल कीजिए। तो क्या है, -5/8 इंटू 16 -16/25, ये हमारे पास है आंसर।
तो ये देखो, हम ऊपर के ऊपर गुणा और नीचे के नीचे गुणा भी करवा सकते हैं और इन्हें काट भी सकते हैं। देखो 5 एकम 5, 55 25, 5 बार कटे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। 2 को 1 से गुणा कराने पे प्राप्त होंगे 2, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गए, और 5 को 1 गुणा कराने पे 5। तो ये हमारे 9 के क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? 2/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये 5 भी माइनस में नहीं है, 16 ही है माइनस में, तो हमारे पास माइनस के 2 ही रहेंगे। अब हमारे पास है 10 का क्वेश्चन। समीकरण को हल कीजिए। देखो समीकरण है, क्या है? 2x - 3 = 7, यही है ना। तो ये 3 इस साइड माइनस में है बराबर के, तो इस साइड जाएगा प्लस में। तो कैसे करेंगे? 2x = 7, ये 3 इस साइड है तो प्लस के 3, तो 2x = 7 3 10, तो x बराबर आएगा 10/2, 5 दूनी 10, मतलब 2 का पड़ा 5 बार बोलेंगे जब 10 आएगा, तो हमारे पास x का मान आता है 5। ये हुआ हमारे 10 का क्वेश्चन। अब देखो 11 का क्वेश्चन करते हैं। यह है परीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी है। इस घनाभ बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखो, इसे घनाभ बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी वो देखना है हमें। तो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो ये क्या है? 5 × 2 × 5, तो इसमें क्या आएगा? 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, ठीक है। तो ये क्या, ये एक पूर्ण घन है? नहीं है, तो इसे देखना पड़ेगा। तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो 550 में 2 का पढ़ा जाता है, 2 एकम 2 दूनी 4 और 1 गया, 2 पंजो 10 25। अब इसमें 5 का ही जाएगा, 5 × 25, इसमें 5 का ही जाएगा एक बार। तो ये क्या घन है? नहीं है, क्योंकि देखो इसमें क्या है? एक 5 की कमी है, 3 संख्याओं से मिलकर एक घन बनता है ना। तो और 2 2 की कमी है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? 5 × 2 × 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20। तो अब इसे लिखेंगे हम। इसका घन बनाने के लिए हमें इसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। इसे घन बनाने के लिए हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? 20। ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। या फिर इसे 20 से गुणा कराने पे यह पूर्ण घन बन सकता है, ठीक है। पूर्ण घन बनाएंगे तो इसे 20 से गुणा करना होगा, तो हमारे पास ये पूर्ण घन बन सकता है। तो इसे आप लिख देना कि इसका घन बनाने के लिए हमें इसे 20 से 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता और पड़ेगी। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए ऐसे 20 घनाभ और होंगे ना, ऐसे ऐसे 20, तभी हमें ये मिल पाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। एक साइकिल की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी चाल दी हुई है। देखो साइकिल की कितनी है? 15 किलोमीटर। एक घंटे में साइकिल 15 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, और स्कूटर क्या है? 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। तो इन दोनों के बीच हमें अनुपात बताना है। तो हम क्या लिखेंगे? साइकिल तथा स्कूटर का अनुपात यहीं पे लिखेंगे। देखो साइकिल तथा स्कूटर का अनुपात, स्कूटर का अनुपात ये हम लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे? देखो साइकिल कितनी चलती है? 15 किलोमीटर, तो 15 km बराबर नहीं, सॉरी, अनुपात का चिन्ह आएगा, अनुपात 30 km। तो इसे अब आगे कैसे करेंगे? देखो 15/30 करेंगे, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2, तो इसमें अनुपात बनेगा 1:2। ये इसका आंसर है। 12 के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1:2
2 इसका आंसर होगा। अब 13वां क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रिक्त स्थान फेरक कुलोम्ब के बराबर होता है, तो कितने कुलोम्ब के बराबर होता है ये हमें बताना है। तो इसमें आएगा, देखो इसमें आंसर दिए हुए हैं आगे 1.6 इंटू 10 की घात -19 और 1.6 इंटू 10 की घात +19 है वो, ठीक है। तो इनमें कौन सा आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो 13 के में देखो इस 1.6 की घात तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1.6 इंटू 10 की घात -19 है ना, उसके बराबर होगा। अब देखो 4.5 इंटू 10 की घात 4 का सामान्य रूप है। सामान्य रूप में देखो घात गुणे में और प्लस में है तो हम सीधा ही गुणा कराएंगे। तो कितने जीरो है ये 4 जीरो है, कहने का मतलब यही है। 10 को हम 4 बार लिख के गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो 1 जीरो से पॉइंट हट गया, 1 जीरो से पॉइंट हट गया, बचे 3 जीरो, तो 3 हम आगे लगा देते हैं। तो ये क्या आया 4500, ठीक है। ये इसका सामान्य रूप होगा, ठीक है। अब हमें अगला करना है, देखो अगला करेंगे, ये दिया हुआ है हमें 0.00027 का मानक रूप। मानक रूप देखो ये इन दोनों में समान है, मतलब 2 के बाद पॉइंट है। अगर किसी 2 7 अगर पॉइंट के बाद 7 के बाद ये शून्य इधर होते तो घात प्लस में आती है, अगर इस साइड है तो घात किस में आएगी माइनस में। तो इसका आंसर यही होगा। तो क्या होगा 2.7 इंटू 10 की घात -4। ये देखो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ही है ना, और इसके बाद इधर कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 माइनस क्या आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखो 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 2 का मान खाली स्थान होगा। तो बताओ भाई क्या मान होगा इसमें। इसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखो इसे कैसे करना है, इसमें सामान्य सी बात है, ये सभी गुणे में है तो इसमें इनका मान आएगा 2, ठीक है। इसमें पद समान है तो इनका क्या मान आएगा 2। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। सत्य या असत्य लिखिए। सॉरी भाई, ये जो है ना हमारे पास ये -4 है यहाँ पे घात। तो अब देखो इसे कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। घात गुणे में होगी तो क्या होगी जुड़ जाएगी। तो 3 और 2 को जोड़ने पे हमें जो प्लस के उनको जोड़ देते हैं, कितने आए 5। देखो इसे कैसे करेंगे यहाँ पे करके बताता हूँ। 2 की घात 3 इंटू 2 की घात -4 इंटू 2 की घात 2 है। तो इनमें पद समान है तो घात क्या होंगे जुड़ेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 2 की घात 3 प्लस फिर -4 इंटू प्लस 2 की घात 2, ये सभी घात क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि घात हमें जब गुणे में हो और पद समान हो तो घात क्या होती है आपस में जुड़ती है, और भाग में हो तो घात घटेंगी, पद समान हो तब की बात है ये। तो इसे कैसे करेंगे, देखो 2 की घात, अब 3 और 2 को जोड़ देते हैं तो कितने आएंगे 5 -4। 2 की घात 2 में से 2 की घात 5 में से 4 गए तो 5 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 1। अगर 1 घात है तो इसका मतलब आंसर 2 ही होगा ना, ऐसे होगा ये, ठीक है। पहले मैंने वो देखा नहीं क्योंकि वो प्लस में था, ठीक है। चलो अब इसे हम आगे करते हैं। देखो निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। पहला है पॉइंट है हमारे पास, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल L स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है L स्क्वायर ही होता है। 6 इंटू L का अर्थ होता है भुजा, 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। तो ये क्या होगा सत्य, सत्य, ठीक है। अब हम अगला करते हैं, किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को उसका परिमाप कहते हैं। क्या ये सही है? देखो एक बंद आकृति होती है, किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को उसका परिमाप कह सकते हैं? नहीं,
ये क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य क्या होगा, असत्य। अब हमारे पास 3 नंबर है, 1 लीटर बराबर 1000 सेमी घन होता है, तो ये क्या है, सत्य है, सत्य। अगला है घनाभ में सर्वांगसम फलकों की 3 युग्म होते हैं, सर्वांगसम फलक होते हैं ना, सर्वांगसम मतलब, तो उनके कितने फलक होते हैं, समान फलक। सर्वांगसम का अर्थ होता है समान फलक, तो इसमें भी आएगा सत्य, क्योंकि घनाभ है ना, उसके सर्वांगसम फलक होते हैं ना, उनके 3 युग्म होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सत्य, सत्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब हम 15 का क्वेश्चन करते हैं। सतम एव का स्तंभ ब से मिलान कीजिए, ए और ब को मिलाना है। इसमें क्या है, व्यंजक और इनका गुणनफल इधर है। ये देखो, ये कोमा लगा हुआ है ना, इससे तो ऐसे कर देते हैं, ये इसके साथ गुना है और ये इसके साथ मान लो, ठीक है। और ये इन दोनों के साथ गुणे में, और ये भी इन दोनों के साथ गुणे में, ऐसे कर लेते हैं जो समझ में आ जाए। तो देखो, 4 को p से गुणा करेंगे, 4p को q से गुणा करेंगे, तो 4pq, 4pq प्लस को चिन्ह, फिर 4 को r से गुणा करेंगे, 4p को, तो 4pr, तो 4pr, तो इसको इसमें मिलाएंगे। फिर देखो ए बी गुणा है a माइनस बी से, तो पहले a से गुणा होगा तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b, फिर b के साथ गुणा होगा तो a बी स्क्वायर, तो ये 2 नंबर 3 नंबर में मिलेगा। ये देखो 7a स्क्वायर और b स्क्वायर, 7 इंटू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब ये सभी गुणा में, इनको गुणा कराएंगे तो a 3 हो जाएगा और सेम रहेगा, तो a की घात 3 हो जाएगी, तो इसमें रही, और फिर आगे b की घात 3 हो जाएगी, प्लस b की घात 3, तो ये 2 से मिले। अब देखो 4a स्क्वायर से गुणा है तो क्या आएगा, 4a क्यूब आ जाएगा, 1 a 2 a, फिर माइनस, फिर 9 चौक 36 से, तो माइनस 36 से, तो 4 नंबर को 1 नंबर से मिला देंगे, डी को 1 नंबर से मिला देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो निकलने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब हमें प्रायिकता बतानी है क्या होगी। तो पहला पॉइंट है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो देखो, ताश की गड्डी में क्या होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, 4 कलर होते हैं, जैसे कि एक हुक्म बोलते हैं, जैसे कि पान की साइड बनता है, तो 13 पत्ते उसके हो गए, 13 ही चेड़ी के, 13 ही ईंट के होते हैं और 13 ही पान के, तो 2 लाल में आते हैं और 2 ही काले में। तो आप बता रहे हैं निकाले गए पत्ते काले, तो 13 और 13 20। तो हम कैसे करेंगे इसको, वो देखो, इसे करने के लिए हम लिखेंगे, देखो काले रंग के कुल पत्ते। तो देखो काले रंग के कुल पत्ते कितने हैं, कितने होते हैं ताश की गड्डी में, अभी बताया मैंने, 13 और 13 26। तो इसे हम लिखते हैं और करते हैं, चलो अभी करते हैं। तो इसमें लिखना होगा काले रंग के, इसका आंसर है काले रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, 26। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, मतलब, और वैसे ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो इसे हम लिखेंगे, देखो 26/52। तो इसे हिंदी में लिखना चाहो तो इस साइड लिख सकते हो, काले रंग के कुल पत्ते बटा, यहाँ पे बटा में लिख सकते हो कि कुल पत्तों की संख्या, सभी कुल पत्तों की संख्या या अभिष्ट प्रायिकता जो भी है वो 52 है। तो क्या करेंगे आप, 26 से कम 26 दूनी 52, तो इसका आएगा 1:2, ये अनुपात होगा फर्स्ट का, ठीक है। तो इसे काट कर हम इतना भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं 52। अब देखो 2 नंबर पॉइंट का हमारा क्या आंसर आएगा, निकाले गए पत्ता लाल रंग का है, तो यही उसमें लिखने पड़ेंगे, लाल रंग के कितने पत्ते अभी बताए थे ना, 13 4 होते हैं, उनमें 2 जोड़े किसके होते हैं, 13 और 13 26, तो काले
13 और 13 26 लाल रंग के होते हैं। तो वही बात लिखेंगे, लाल रंग के कुल पत्ते, लाल रंग के कुल पत्ते, कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं लाल रंग के भाई? लाल रंग के कुल पत्ते होते हैं 26। और अभीष्ट प्रायिकता में लिखेंगे हम 26/52। तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52 होता है 1/2, यानी कि इसका भी 1:2 ही आंसर आएगा। अब तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे करते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? निकाला गया पत्ता बादशाह है। तो हर चीज में एक एक बादशाह होता है, और हमने कितने जोड़े बनाए थे? 4, 13, 13, 13, 13। हमने ये 4 जोड़े बनाए थे। इनमें हर चीज में एक एक बादशाह होता है। तो बादशाह कितने हुए? 4, तो 4। और कुल पत्ते कितने? 13, 26, 33, 34, 52, 52। तो 4 एकम 4, 4 कटेगा, 13 बार जाएगा, 13 चौको 52 होते हैं। तो इसमें आएगा 1:13। तो इसे हम वैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कुल बादशाह बराबर 4। यहाँ पे लिख देंगे कुल बादशाह है कितने होते हैं? 4। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में 4 बादशाह है। तो इसकी प्रायिकता 1/13 में इसका अनुपात होगा 1:13, मतलब 13 पर 1 है। ठीक है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, हर पत्तों में 1 1 है। निकाला गया पत्ता इक्का है, तो वैसे ही इसको करेंगे। 4 नंबर को देखो क्या होगा? निकाला गया पत्ता इक्का है, तो हमें पता है ताश की गड्डी में कुल इक्के कितने होते हैं? कुल इक्के, इक्के कितने होते हैं? 4। हर में एक एक इक्का भी होगा, हर में एक एक, हर में हर चीज का एक एक बादशाह, एक एक बेगम, एक एक 10 भी होता है, एक एक 9 भी होता है, ऐसे अलग अलग पत्ते होते हैं। ठीक है, तो 4 होंगे। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, तो 52 लिख देते हैं। फिर इनको काटेंगे तो इनमें भी वही आएगी। जैसे कि आपको आसानी तरीके से ऐसे ना कटना है, तो 2 दूनी 4 होते हैं, और 26 दूनी कितने होते हैं? 52, 26 आएंगे यहाँ पे। कितने? 26। अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो इसमें भी 1:13 आ रहा है। इन्हें काटने का आसान तरीका बताया, अलग अलग करके भी, एक साथ ना कटे तो इसका भी 1:13 आएगा। तो हमने कर दिया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, संख्या 2304 का मतलब 2304 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये होता है भाग विधि में वर्गमूल करने का तरीका, जो कि मैं आपको करवा रहा हूं, एक बार देखना। ये कितने हैं? 2304। तो हम इस साइड से दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। अगर इधर एक बचती है तो कोई बात नहीं है, पर इस साइड से ही बनेंगे 2 के जोड़े। अब देखो इसमें हम 2 का ये जोड़ा है, तो यहां पर भी 2 का जोड़ा बचा है, तो इन दोनों में 7 भाग देना है। जिसका भाग दो ना उतनी ही बार दो। जैसे कि 5 का भाग देंगे तो 5 को 5 से ही गुणा करो। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 55, 25। ये तो ज्यादा हो गए, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे? 4 का देंगे। 4 चौक 16, 4 को 4 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, और यहाँ पे इनको घटा दो। 23 में से 16 गए, 13 में से 6 गए, 7 और 0। तो अब ये जोड़े में है ना, तो 7 उतरेगी ये संख्या 704। और 4 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8। इनको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप ऐसे 8। तो अब हम 8 के पास कितनी संख्या ले कि यही ये या इससे छोटा आंसर प्राप्त हो। देखो कैसे करेंगे? हमारे पास 8 है, अब हम यहाँ पे लेते हैं 4 लेते हैं, और 84 को 4 से गुणा कराते हैं। यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ पर भी 4 लेंगे, और इनको गुणा कराकर यहाँ पर लिखेंगे, और जोड़ते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 4 चौक एक बार ये आंसर आएगा या नहीं वो फिर देखेंगे। 4 चौक 16 को 6 को 1 पाई ऊपर, 8 चौक 32, 1 33। ये तो नहीं है। चलो अब हम थोड़ी बड़ी संख्या से देखते हैं। तो 8 को 8 पर ही देखते हैं, क्योंकि 4 पर तो इतने ही हुए, तो 8 पर देखते हैं। 8 64 को चौको 6, 8 8 64, 6 70। तो हमें 704 मिल रहे हैं 8 लगाने पे। तो 8 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना? 0 प्राप्त होगा।
तो हम भाग विधि से ज्ञात करने पे हमारा क्या आया, वर्गमूल कितना आया, तो हम इसे लिखेंगे 48 आया। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2304 का वर्गमूल कितना है वो बराबर में लिखेंगे 48। यही हमारा आंसर होगा, भाग विधि से करने का तरीका होगा। अब हम आगे का क्वेश्चन, अब देखो हम करते हैं 18 का क्वेश्चन। कोई वस्तु 18% जीएसटी से सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई, जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये लिख दिया है, देखो जीएसटी से सम्मिलित करते हैं तो कितने होते हैं, 100 पे 18, मतलब 18 जोड़ते हैं तो 118 पे कितने बनते हैं, 1239। तो जीएसटी से सम्मिलित करने से पहले का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, 118 मतलब जीएसटी से जोड़ने के बाद है, 118 पे 1239 है, तो हमें कितने पे ज्ञात करना है, 100 पे, प्रतिशत हमेशा 100 पे ज्ञात होता है ना। तो मूल्य ज्ञात करेंगे, 100 पे कितना होगा वो देखेंगे, ठीक है। जीएसटी से जोड़ने से 118 जोड़ने से पहले तो 18। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसे ऊपर गुणा करा देते हैं 100 से पहले, तो कराने पे हमें मिलेगा 12 3 9, और इनके दो, एक 100 के पास 2 जीरो है तो 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं और 118 का इसमें भाग देते हैं। अब 118 का भाग देने पे अब हम इसे काट भी सकते हैं, पर चलो भाग ही दे देते हैं सीधा। तो 12 3 9 0 0 में 118 का भाग देते हैं, 118 एकम 18, चलो 118 घटाते हैं, एक हासिल गई, 13 में से 8 गए, कितने बचे, 5, तारते हैं 9, भाग नहीं जाता है, टूटे भाग की बिंदी, तारते हैं 0। अब हम इसे 5 से भाग देंगे ना तो हमारा आएगा, देखो कैसे, 5 बार बोलेंगे 118 पड़ा, 118 को 5 से गुणा करा लेते हैं, पता चल जाएगा, 8 पंजो 40, 4 5 4 2 और 5 का 5, तो कितने आए, 5 का पाड़ा बोलने पे हमारे पास आता है 590, घटाने पे 0, और ऊपर जो एक 0 बचा है वो यहाँ पे तार के यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होता है वो लिखते हैं। इसे काटने के बाद जो हमारा आंसर होता है वो है 1050। तो हम लिख सकते हैं जीएसटी से सम्मिलित करने से पहले मूल्य कितना है, 1050। आप लिख देना ये हिंदी में, जीएसटी से सम्मिलित करने से पहले मूल्य 1050, ठीक है। अब देखो हम करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसकी आयतन 900 सेमी घन सेमी, सॉरी आयतन लिखा हुआ है वर्ग सेमी है। तो हमें इसका क्या बताना पड़ेगा भाई, आयतन कैसे करेंगे, ये घन है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज था इसीलिए, घन। तो देखो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे घनाभ का आयतन हमें दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहां से करते हैं, घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 900 सेमी घन सेमी। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, घनाभ के आयतन का सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर, और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है 900, ठीक है, यही तो है। तो देखो आधार का क्षेत्रफल मतलब एक फलक का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई जो है ना वो कितनी है, 180 इंटू एच बराबर 900, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल मतलब एक फलक का क्षेत्रफल है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है, जो कि आयत होता है ना, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, ये रखो, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, आधार, इसे लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम जो सूत्र है वही लगाएंगे, घनाभ का आयतन जो करने में आसानी हो, तो इन दोनों का दे रखा है। तो देखो ये यहाँ पर गुणे में है, तो हम इसे कैसे करेंगे, h बराबर 900 और ये 180 यहाँ पे गुणे में है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, ठीक है,
0 से 0, 18 36 38 18 54 18 पंजो 90, 5 बार। तो h का मान कितना आया हमारे पास? h का मान आता है h बराबर 5 सेमी। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो हमारी? 5 सेमी। ये क्या होगी? ऊंचाई। तो अब हम करेंगे आगे 20 का क्वेश्चन। अब है हमारे पास 20 का क्वेश्चन। यदि दो विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सियां व्यवस्थित करने के लिए 20 मिनट का समय लेते हैं तो इसी कार्य को करने के लिए 5 विद्यार्थी समय लेंगे। तो इसे हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो कैसे करेंगे इसे। दो विद्यार्थी कितना समय लेंगे? तो देखो, दो विद्यार्थी कुर्सियों को व्यवस्थित करने में लगा समय, ये लिखेंगे। तो लिखो, चलो लिखते हैं। दो विद्यार्थी दो विद्यार्थियों को लगा समय जो है ना उसे करेंगे। दो विद्यार्थी किसी सभा के लिए क्या करते हैं? कुर्सियां सेट करते हैं। तो चलो इसे कैसे करेंगे? दो विद्यार्थियों को लगा समय बराबर क्या आएगा? 20 मिनट। दो विद्यार्थियों को कितना समय लगा? 20 मिनट। तो एक विद्यार्थी को कितना लगेगा? इससे दूड़ा, क्योंकि दो को 20 मिनट लगती है तो एक को दूड़ा टाइम लगेगा। तो 20 दूड़ी 40। तो लिखेंगे एक विद्यार्थी को लगा समय बराबर 20 × 2 बराबर कितना आएगा? 40, क्योंकि इसे दूल्हा समय लगेगा। तो 20 × 2 का अर्थ है 40। तो इसे 40 मिनट का लगेगा। अब देखो, हमें पूछा 5 विद्यार्थियों को, तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए 5 विद्यार्थियों को लगा समय क्या होगा? 40 और बट्टे में 5 आएगा, क्योंकि एक को 40 लगती है तो 5 को 5 8 40, 8 मिनट। तो 5 विद्यार्थी को कितना समय लगेगा? 8 मिनट का समय लगेगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे अगला 21 नंबर क्वेश्चन। 21 का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। हमें हल करना और जांच भी करनी है। तो पहले हम इसे हल करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, ये समीकरण है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो हम पहले x की संख्या को इधर लाएंगे, फिर इसे हल करते हैं। देखो, x/2, ये इधर प्लस के इस साइड आएगी, माइनस के x/3, और ये इस साइड माइनस के इधर जाएगी तो 1/4 अपनी जगह पर है, और इधर जाएगी तो प्लस की 1/5। अब हम इसे हल करते हैं। देखो कैसे करेंगे। इन संख्याओं का लघुत्तम लेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम होगा 6। तो 2 का पढ़ाव कितनी बार बोले? 6 आएंगे। 3 और 3 को x से गुणा कराएंगे, 3x। अब हम आगे करते हैं हमारे क्वेश्चन को। देखो, इनका लघुत्तम आया था 6 और इनका लघुत्तम कितना था? 20। तो अब देखो, ये x इसके साथ क्या है? गुणे में। तो अब हम करते हैं। देखो, 3 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। तो 2x बराबर, फिर 4 का पढ़ा कितनी बार बोलते हैं? तब 20 आते हैं। 5 बार। 5 को 1 से गुणा कराएंगे, 5, और 5 का पढ़ा 4 बार बोलते हैं तब, तो 4 को 1 से गुणा कराएंगे, 4। तो अब देखो, 3x में से 2x गए तो x/6 बराबर, अब 5x 5 + 4
जोड़ेंगे तो 9/20। ठीक है, अब ये देखो ये 6 इधर किस में है, इस साइड किस में है, भाग में, आगे गुणे में जाएगा। तो कैसे करेंगे, x बराबर 9/20, अब गुणे में 6, 6 एकम 2 3 6, 2 ढाई 20, x बराबर 9 3 27/10। ये हमारे पास क्या आया, x का मान आया। अब हम अपने उत्तर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में पहले ये समीकरण लिखेंगे, x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। ये हमारे पास समीकरण है और इसमें हमें x का मान मिल गया है। तो हम अपने उत्तर की क्या करते हैं, जांच करते हैं। चलो जांच करते हैं, कैसे करेंगे। जहां यहां पे देखो, जहां जहां पर भी x है वहां पे हम लिखेंगे 27/10। चलो लिखते हैं, x का मान क्या है 27/10 और गुणे में जो 2 है वो -1/5 बराबर 27/10 और गुणे में जो 3 है वो, सॉरी गुणा चिन्ह लगाने भूल गए, गुणे में 3 + 1/4, 27 और 10 दूनी 20 -1/5 बराबर 27 और 10 को 3 से गुणा करते हैं 30 + 1/4। अब देखो 20 और 5 का लघुत्तम आएगा 20, तो 20 का पढ़ा एक बार बोलते हैं और 1 को 27 से गुणा करते हैं 27, -5 का पढ़ा 4 बार बोलते हैं तब हमें 20 प्राप्त होता है। 4 बार बोलते हैं तब 20 प्राप्त होता है। 4 को 1 से गुणा कराएंगे तो 4 बराबर, तो फिर आएगा देखो 27 और 30 और 4 का लघुत्तम आएगा 60। तो 30 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे, 2 को 27 से गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 54 प्लस, अब देखो 4 का पढ़ा हम कितनी बार बोले 15 बार, तब हमें 60 प्राप्त होता है। 15 चौको 60, 15 1 से गुणा कराने पे 15। अब आप सोचोगे लघुत्तम कैसे लिया, चलो मैं बता देता हूँ। 30 और 4 का बता देता हूँ। इसमें 2 का भाग दिया 15 बार और 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग दिया, 15 में भाग नहीं जाता है 15 और 1। अब इसमें 3 का जाता है 3 9 5 15 और इसमें 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5 और 1 का 1। तो देखो इनको कैसे करेंगे, 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60, सॉरी 12 पंजो 60, तो 60 हमारा लघुत्तम हो गया। अब देखो अब हम आगे करते हैं, हमारे उत्तर की जांच हो गई। 27 में से 4 गए 23/20 बराबर 54 और 15 जुड़ते हैं तो 69 69 बनते हैं बटे 60। इन ये कटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 0 का 0, कितने आए 23/20 और इसे घटाया तो कितना आया था 23, मैंने 27 लिख दिया सॉरी, 23/20 बराबर 23/20। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS। तो हमने x का मान निकाला और अपने उत्तर की क्या की, जांच भी की। तो ये जांच हो गई और ये मान हो गया। अब हम करेंगे 22 का क्वेश्चन। अब हम करते हैं 22 का क्वेश्चन। देखो 22 का क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है, यह सारणी एक शहर में एक वर्ष में सड़क दुर्घटना में विभिन्न कारणों के से मरने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। इस सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। तो हमें सारणी दी हुई है, देखो सारणी क्या है, दुर्घटना का कारण फिर लोगों की संख्या है नीचे। तो दुर्घटना का कारण तेज स्पीड से वाहन, तेज स्पीड से कितने वाहन चलने से कितने लोगों की संख्या में मौत हुई 200। नशे में वाहन चलाना, मतलब नशे की हालत में वाहन चलाते हैं तब कितने लोगों की मृत्यु हुई 100। लापरवाही से वाहन चलाना 250 लोग मर गए। गलत दिशा में चलने से 120, अन्य सभी कारण से 50 और कुल योग होता है इनका 720। ये सारणी हमें दी हुई है। तो हमें इनसे पाई चार्ट खींचने के लिए हमें इनका केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम उत्तर के लिए एक अलग सारणी बनाएंगे, जो कि पहले अभी बुला के रखिए, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसलिए।
तो देखो तेज स्पीड से वाहन, तेज स्पीड तो वाहन चला जाए, कितने लोग आगे बढ़ती हुई ये बात लिख ली है, तो इसमें लिखेंगे 200। फिर क्या है, नशे की हालत में वाहन 100। फिर लापरवाह वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाते थे तो कितने थे, 250, 250। फिर गलत दिशा में वाहन चलाना, तो अब गलत दिशा में वाहन चलाने से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, 120। और फिर अन्य कारण से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, 50। और कुल योग कितना था, 720। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 720। अब देखो हम पाई चार्ट में अब संपूर्ण भाग ज्ञात करेंगे, मतलब जितने लोग मरे हैं ना उनका कितना भाग किस में हुआ। तो कुल लोग कितने हैं, कितने लोगों के साथ दुर्घटना हुई थी, कितने लोगों के साथ सड़क दुर्घटना हुई थी, मतलब सड़क दुर्घटना का मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे देखो 720। तो 720 में से तेज स्पीड से चलने में कितने में हुई थी वो लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो 200 और बट्टे में 720, 720 माऊ 200 लोग के साथ दुर्घटना हुई तेज चलाने की वजह से। अब कितना लोग के साथ नशा में हुई, 100 का साथ, तो 720 लिखेंगे बट्टे में। 250 में 720 लिखेंगे। वैसे ही 120 बट्टे 720, क्योंकि अब देखो 50 में भी 720। अब देखो इनका केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। एक संपूर्ण पाई चार्ट का केंद्रीय कोण, मतलब संपूर्ण पाई चार्ट का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम एक पाई चार्ट बनाएंगे यहाँ पे जिसमें दर्शाएंगे इन चीजों को। तो संपूर्ण पाई चार्ट का जो कोण होता है वो कितने का होता है, 360 का। तो उनमें से केंद्रीय कोण काटेंगे। देखो ये कितना है, 200 बट्टे 720 इंटू 360, जीरो में से जीरो गए, ठीक है। फिर 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 बार 2 का 200 में भाग देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 जीरो 100 बार। तो इसका केंद्रीय कोण कितना है, 100। वैसे ही इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। देखो 100 बट्टे 720 इंटू 360, क्योंकि पूरा केंद्रीय पाई चार्ट का केंद्र पाई चार्ट कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है पूरा पाई चार्ट। तो 720, जीरो में से जीरो, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 100 में 2 का भाग देने पे आएगा 50, 50 दूनी 100 होते हैं, ठीक है। अब देखो 250 में से हम ज्ञात करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, वैसे ही 250 इंटू 720 इंटू 360, जीरो में से जीरो, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 का इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10, कितने आएंगे, 125। ये बनेगा 125 डिग्री का कोण। ये डिग्री में आएगा भाई, सभी डिग्री लगा लेना, ठीक है। अब अगला आएगा 120 वाला है, 120 बटा 720। इसका भी केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे 360 में से, जीरो में से जीरो, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 का 120 में भाग देते हैं, 6 दूनी 12, जीरो 60 बार जाएगा। कितनी बार, 60 बार। अब आगे करते हैं, देखो अगला है 50। ये देखो 50, 720 में से इंटू 360 पे केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। जीरो में से जीरो, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 का 50 में भाग देते हैं 25 बार। तो इसका केंद्रीय कोण होगा 25 डिग्री। चलो इसमें नहीं लगाएगा। अब देखो, अब इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास 360 ही आएगा। अगर यहाँ पर लिखने चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 125 और 25 जोड़ेंगे, 150 में 50 जोड़ेंगे, 250, 250 में 100 जोड़ते हैं, सॉरी चलो फिर से बताता हूँ, 125, 50, 200। चलो देखो 125 में 25 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, 125 में 25 जोड़ेंगे, 150, 50 जोड़ेंगे तो
200 में 100 जोड़ेंगे 300, 300 में 60 जोड़ेंगे 360, तो कुल पाई चार्ट का योग आ जाएगा 360 बन रहा है इसका। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई चार्ट को खींचेंगे। पाई चार्ट खींचेंगे मतलब अब देखो पाई चार्ट खींचकर उसमें हम दर्शाएंगे कि भाई कौन सा कोण कितने डिग्री का है। तो देखो हमने ये पाई चार्ट खींच दिया है। अब इसमें हम दर्शाएंगे कि भाई कौन सा कोण कितने डिग्री का है। इसका ये केंद्र हो गया। अब यहां से देखते हैं, देखो पहला कोण कितने का है, 100 डिग्री का, तो इसे हम दर्शाएंगे 100 डिग्री पे कौन सा आएगा वो। तो यहाँ पे देखो अब तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, आपको पूरे चंदे की सहायता से बनाने हैं कोण। तो देखो 100 डिग्री, चलो इस साइड से ले लेते हैं पहले, चाहे ऊपर से ले लो वो आपकी मर्जी रहेगी, कैसे भी किसी भी साइड पहले कर सकते हो। जैसे कि मैं ऐसे कर देता हूँ, ये क्या हो गया, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है, चलो ये हो गया 100 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तेज स्पीड से वाहन, क्योंकि 100 डिग्री किसका है, तेज स्पीड से वाहन चलाने का है, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, मतलब ये आप लिख देना हिंदी में तेज। फिर हम कोण बनाएंगे कौन सा, अगला कोण है हमारे पास 50 डिग्री का, तो वो करते हैं हम लमसम इतना ही आएगा 50 का, अगर ज्यादा है तो आप देख लेना चंदे की सहायता से नेप के बनाना। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब नशे की हालत में वाहन चलाने का जो पाई चार्ट है वो है ये, ठीक है। इतने डिग्री का केंद्रीय कोण है। अब इसमें से क्या रह गया, हाँ अब आएगा 125 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें क्या आएगा, तेज लापरवाही से वाहन चलाने का कारण है वो बनाएंगे हम 125 का। तो देखो बनाते हैं 100, फिर यहां से ये पूरी रेखा 180 डिग्री के कोण को दर्शाती है यहाँ पे, तो ये ऐसे ही बनेगा कुछ से 125 डिग्री। चलो अभी अंदाजे से बना रहे हैं 125 डिग्री। फिर आएगा 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री और ये 25 डिग्री को दर्शाता है। अभी मैंने नेप के नहीं बनाया, अंदाजे से ही बनाए हैं ये कोण। तो आप है ना ये कोण चांदे की सहायता से आप नेप के बना सकते हो, ठीक है। नेप के ही बनाना है, बना सकते नहीं, बनाना है। जब भी आप केंद्रीय कोण ज्ञात करो फिर उनको चांदे की सहायता से ही नेप के आगे कोणों को बनाना है। अब हम आगे करेंगे 23 का क्वेश्चन। अब हमारा 23 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इनके गुणनखंड करने हैं, तो देखो हम फर्स्ट पॉइंट के करते हैं। पॉइंट फर्स्ट का करते हैं, क्या है, 36x² माइनस 49। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक बार ध्यान से देखो। इसे हम लिख सकते हैं ना, देखो 6x², इसका अर्थ क्या होगा, ये स्क्वायर दोनों पे है, तो x की स्क्वायर 6 को 6 से स्क्वायर का मतलब 6 से गुणा है, 6 को 6 से गुणा करेंगे 6 6 36 बन रहा है, माइनस अब ये 49 है। 49 कितने का वर्ग है, 7 का, तो हम 7 की वर्ग कर सकते हैं, इसे 7 7 49 हो सकता है, लिख सकते हैं। तो अब देखो ये वर्ग दोनों में क्या है, वर्ग कॉमन है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 6x माइनस 7 की होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, ये इसी से गुणा है, मतलब ये इसी के साथ दोबारा गुणा है, तो इसे हम लिख सकते हैं, बराबर में लिखते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7 लिखेंगे। देखो ऐसे हो a माइनस बी की होल स्क्वायर हो, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, ये सर्वसमी का है,
देखो ए माइनस बी और इसे लिखते हैं ए प्लस बी। ये सर्वसमीका है, इसी आधार पर हमें इसे लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट क्या है उसे देखो। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किस सर्वसमीका का हल है? देखो ऐसे हमारे पास सर्वसमीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? इसे हल करेंगे तो हमारे पास इस सर्वसमीका हल आएगा। इस सर्वसमीका का हल आने के बाद हम आगे क्या करेंगे? तो इन दोनों में और फिर माइनस सी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ये माइनस की सी लिख दी। अब हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, सॉरी दोनों पे स्क्वायर कॉमन है तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर भी हम होल स्क्वायर लगा सकते थे पहले भी, क्योंकि ए और बी दोनों पे स्क्वायर है। तो और माइनस में लिखेंगे सी स्क्वायर। यही इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। यही इसका गुणनखंड है। या फिर हम इसे अब लिख सकते हैं, देखो इन दोनों की भी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो ए प्लस बी माइनस सी, इनकी होल स्क्वायर है तो ये क्या होगा? अब देखो इसे हम ऐसे ही दो बार लिखेंगे। कैसे? ए प्लस बी माइनस सी और एक बार किस में आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ये इसका गुणनखंड होगा। अब हम 3 नंबर पॉइंट को करते हैं। 3 नंबर पॉइंट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऐसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे हल करते हैं? अब देखो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस। अब 5 को इस हिसाब से तोड़ो कि इनका गुणा कराने पे हमें प्लस का 6 प्राप्त हो और जोड़ने पे माइनस के 5 प्राप्त हो। तो कैसे लिखेंगे? माइनस 2x इंटू माइनस 3x प्लस 6, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो माइनस 2 और माइनस 3 को गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 3 दूनी 6 बन जाते हैं। और इनको जोड़ने पे माइनस 3 और माइनस 5 जुड़ जाएंगे पर चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ये आपको पता ही है। और हमने ये प्रश्नावली हल की थी, उसमें ये करवाया हुआ भी है। आप हमारे चैनल पर वो क्लास भी देख सकते हो। अब देखो इसमें कैसे करेंगे आगे? एक्स इन दोनों में x कॉमन है तो एक x बाहर ले लेते हैं। इन दो पदों में इसे लेंगे कॉमन। इनमें x बाहर आने पे क्या बन जाए अंदर? x और माइनस 2, इसमें से x बाहर आ गया, इसमें x स्क्वायर है यहाँ पे तो एक x बाहर आ गया। अब गुणा कराएंगे, देखो x स्क्वायर और 2x, फिर माइनस के 3 बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर? x और माइनस 3 का अगर 6 में भाग देंगे तो वो क्या होगा? माइनस का 2 होगा, तो माइनस 2 अंदर रहेगा। अब देखो ये दोनों पद कॉमन है तो इनमें से लेंगे x माइनस 2, ये पद कॉमन ले लिया और ये रहेगा x माइनस 3। यही हमारा क्या रहेगा? इसका गुणनखंड और इसका आंसर भी। ये हमारे पास इनका गुणनखंड आ गया। अब हम करते हैं चौथा पॉइंट। देखो चौथे पॉइंट एकदम आसान पॉइंट है। माइनस 16z, फिर क्या है? प्लस 20z क्यूब। तो हम इसमें से एक कॉमन चीज लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको हम बाहर लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 4z हम बाहर लेते हैं। देखो 4 और z, तो 4 का 16 में भाग देने पे 4 चौक 16, तो माइनस की 4 अंदर रहे, 4 चौक 16 और 3 माइनस का आ जाएगा z, प्लस 4 का 20 में भाग देंगे 5 बार
और एक जेड बाहर गया तो कितने बचे, 2 जेड स्क्वायर। ये ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, और यही इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो इसके अथवा में भी क्वेश्चन रहते हैं इसके, वो करते हैं। अथवा में फर्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है अथवा में निम्नलिखित व्यंजक, निम्नलिखित विभाजन कीजिए, मतलब भाग देना है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रहेगा, वो देखते हैं क्या रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है अथवा का क्वेश्चन है ना, उसका आंसर है भाग करना है अथवा में। तो कैसे है फर्स्ट पॉइंट, 28x4 भाग 56x, ये इसके अथवा में है। तो इसका हम भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसे। 28, ये x 4 बार है, कैसे, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बटे 56 एक्स, ऐसे है। तो x से x कट गया, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, और ऊपर कितने बचे, x x x, तो क्या होएगा, x की घात 3, पहले 4 थी, एक x से कटने पे 3 बटे 2, यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस पॉइंट का आंसर यही रहेगा। अब हमारे पास 2 नंबर पॉइंट है, वो क्या है वो देखते हैं। देखो 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे हल करते हैं। 2 नंबर पॉइंट है वो है 5x स्क्वायर माइनस 6x, और इसमें भाग देना है हमें 3x का, इसमें हमें इसका भाग देना है। तो अब हम करते हैं, इसमें हम भाग देंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो पहले इन दोनों को हल करना होगा। 5x स्क्वायर माइनस 6x है, तो इनको कैसे हल करेंगे वो देखो। अभी 5x स्क्वायर माइनस 6x भाग 3x, ये हमारा 2 नंबर पॉइंट है। इसमें हमें देखो 5x माइनस 6x, और इनके बट्टे में भाग में लिखना है 3x। तो चलो लिखते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 6x बट्टे 3x, ठीक, ऐसे लिखते हैं। अब ये देखो इस 3x का भाग 5x में भी जा रहा है और 6x में भी जा रहा है, माइनस 6x में भी जा रहा है, तो ये दोनों के भाग में है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे 5x इंटू x 3 बार है, नहीं सॉरी 2 ही बार है, और बटे में 3x, और माइनस में क्या आएगा वो लिखते हैं। माइनस में लिखेंगे 6 इंटू एक्स बटे 3x इंटू में x से x कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, और यहाँ पे x में से x गए तो कितने बचे, x में से x गया तो कितना बचा 5x बटे 3 माइनस 2, क्या बचे 5x बटे 3 माइनस 2, ये हमारे पास बचा है। तो अब देखो इसे हमारा यही आंसर रहेगा, ठीक है। और इसे अगर अलग तरीके से लिखना चाहे तो 1/3 और गुणा में 1 के साथ गुणा में क्या रहेगा 5x माइनस 2, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। अब हम आगे के 2 पॉइंट और करते हैं जो कि अथवा में ही है। तो देखो कैसे करेंगे उन पॉइंटों को। अब हमारे पास है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, जिसमें है
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x में भाग देना है 2x का। चलो मैं वो पॉइंट लिख, अब हम 3 नंबर पॉइंट करते हैं। देखो 3 नंबर पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x में भाग देना है 2 का। तो देखो पहले हम इसे बट्टे में लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और बट्टे में क्या लिखेंगे 2x, सॉरी 2 के साथ क्या है x है तो हम लिखेंगे 2x। तो 2x बट्टे में लिखते हैं। अब बराबर में देखो कैसे करेंगे, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है तो एक x बाहर लेते हैं, फिर गुणे में ब्रैकेट में लिखते हैं x स्क्वायर, एक x बाहर गया तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x ही बचेंगे, x स्क्वायर में से एक x गया तो x ही प्लस 3 नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक x बाहर गया बट्टे 2 इंटू x, x में से x गया तो 1 और 1 1 1 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x स्क्वायर। चलो इसे मैं नीचे करता हूं, क्या करेंगे 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा विभाजक इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब हम करते हैं 4 नंबर पॉइंट। इनमें देखो क्या है, इसे बट्टे में लिखते हैं 5 ब्रैकेट 2x प्लस 1 और 3x प्लस 5 बटे 2x प्लस 1। ये देखो ये इसके साथ भी गुणे में इसके साथ भी गुणे में, तो 2x प्लस 1 और 2 प्लस x 1 जाने के बाद हमारे पास क्या बनता है वो लिखो 5 ब्रैकेट 3x प्लस 5, यही इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, यह हमारा 24 का क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है तो हमें पता है भाई, ये फर्स्ट आकृति का आंसर करते हैं। देखो हमें पता है बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 होता है। तो बाह्य कोण कौन से है वो लिखते हैं। देखो x प्लस 125 प्लस 125, ये बाह्य कोण हो गए, तो इनका योग कितना होगा 360 डिग्री। तो 125 और 125 को जोड़ते हैं तो x प्लस कितने होंगे 250 बराबर 360 डिग्री। तो अब देखो x बराबर 360 और ये x ये 250 इस साइड प्लस के बराबर के इस साइड जाएंगे माइनस के 250, तो x का मान आएगा घटाने पे बचेगा 110 डिग्री। अब हम 2 नंबर आकृति करते हैं, इसका भी सेम रहेगा। इसमें हम लिखेंगे बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब इन बाह्य कोणों का योग कितना दिया हुआ है 360, तो देखो ये हमें x दिया हुआ है, ये समकोण है 90 डिग्री का कोण। अब ये रेखी कोण बन रहा है, यहाँ पे रेखी कोण 180 का होता है, अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का ही होगा इस साइड, ठीक है, क्योंकि ये इस रेखा पे लंब है और लंब के दोनों साइड के कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हम लिखते हैं भाई ये कोण क्या है x प्लस ये कितने का है 90 प्लस 60 प्लस वो भी 90 डिग्री का है 90 प्लस 70 बराबर 360 डिग्री। अब इन सभी कोणों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा x प्लस 90 और 90 180, 180 में 60 और 70 जोड़ते हैं 0, कितना आएगा 310। तो इन सभी का योग कितना आता है 310 डिग्री बराबर
360 डिग्री। तो ये इस साइड प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो हम लिखेंगे x बराबर 360 माइनस 310। तो देखो x बराबर 360 में से 310 गए तो 50 डिग्री। तो x का मान हमारे पास है 50 डिग्री। अब हम, ये हो गया हमारा 24 का क्वेश्चन। अब हम करेंगे 24 के क्वेश्चन के अथवा में जो क्वेश्चन अब हमारे पास है 24 के अथवा का क्वेश्चन है, निम्न समांतर चतुर्भुजों के अज्ञात x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, पहले तो ये देखो कि समांतर चतुर्भुज होना, उसके आसन कोण समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो ये देखो, नहीं सॉरी, आसन कोणों का योग 180 होता है, और आसन कोण कौन कौन से हो गए, और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, बी का बी, मतलब ये 100 है ना, ये y के बराबर है क्योंकि सम्मुख है। और आसन कोण है ये 100 और x आसन कोण है, और 100 और z भी आसन कोण है। तो हम इसे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180। लिखो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कितना, 180। तो अब हम असल कोण लिखते हैं। असल कोण कौन कौन से हमारे वो लिखते हैं। तो देखो, अब हम इसमें लिखेंगे आसन कोण। तो इसके आसन कोण लिखेंगे x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो अब देखो, x बराबर 180, और ये 100 इस साइड प्लस का इस साइड माइनस के 100। तो x का मान आएगा 180 में से 100 गए तो 80 डिग्री। अब देखो, अब आसन कोण कौन कौन से हैं, x और y। तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। क्यों, आसन कोण ऐसे लिख सकते हैं, आसन कोण। तो x का मान हमारे पास कितना है, 80, और y बराबर 180। तो y बराबर 180, ये 80 इस साइड किसके प्लस के इधर गए तो माइनस के 80, घटाने पे बचे y बराबर 100। तो अब देखो, y और 100 डिग्री का जो कोण है ना, वो आमने सामने, मतलब सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी 100 आया। x का मान 80, y का मान 100। अब हमारे पास अगला पॉइंट है, y प्लस z बराबर कितने आएंगे, 180। क्यों, क्योंकि ये भी आसन कोण है। क्या है, आसन कोण, आसन कोण है। तो अब देखो, y कितना दिया हुआ है हमें, 100 प्लस z बराबर 180। तो ये इधर प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, z बराबर 180 माइनस 100। 180 में से 100 घटाई तो z बराबर बचेगा 80। अब देखो, z और x सम्मुख कोण है, आमने सामने है, तो ये भी बराबर है। देखो, x और z का मान एक ही है, 80। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर कितना है, 80 डिग्री, और y बराबर 100 डिग्री, एंड z बराबर 80 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट आकृति का आंसर हो गया। अब हम करेंगे सेकंड आकृति का हल करते हैं। सेकंड नंबर आकृति का हल करते हैं। देखो कैसे। अब इसमें देखो, इसमें कई फैक्ट हैं, वो हम लिखते जाएंगे साथ ही साथ। तो अब पहले हम x ज्ञात करें, या फिर y और z, ये तीनों ही ज्ञात करने हैं। तो पहले हम ज्ञात करते हैं x। तो देखो, x प्लस
x प्लस 50 लिखते हैं बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आसन कोण है, आसन कोण, आसन कोण है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है। तो देखो x बराबर 180 माइनस 50, 180 में से 50 गए तो x बराबर बचेगा 130। तो हमने अब x का मान ज्ञात किया है 130 डिग्री। तो अब हम y ज्ञात करते हैं। तो कैसे? देखो हम लिख सकते हैं y बराबर x। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण क्या है? सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों हो गए सम्मुख कोण। तो अब हम ज्ञात करेंगे, तो y बराबर x कितना है? 100, ये हो गया, सॉरी 130। y बराबर 130, x 130 ही तो है, तो 130 क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब देखो, ये देखो समांतर चतुर्भुज में जेड नुमा आकृति बनती है, तो y और x समान होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण से हो गए एकांत कोण या एकांतर कोण। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो y बराबर z कर सकते हैं, या हम देखो x बराबर z भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये है ना, जब दो समांतर भुजाओं को एक ऐसे रेखाएं प्रतिच्छेद करे और इनके ये संगत कोण होते हैं, ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, कैसे? x, चलो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर x। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। तो अब z बराबर 130, क्योंकि x का मान 130 आया है। तो हम लिख सकते हैं y 130 और x बराबर भी 130 और z बराबर भी 130। इसी के साथ हमारे 24 के क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम करेंगे 25 का और लास्ट। अब हम 25 का क्वेश्चन करते हैं। देखो, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। कार द्वारा तय की गई दूरी, जो कि हमें सारणी में दी गई है, समय और दूरी 6 बजे प्राप्त 40 और 7 बजे 60 80 और 8 बजे 120, 9 बजे प्राप्त है 160। इतनी दूरी तय की गई है। तो अब हम इसे एक आरेख में दर्शाते हैं। तो देखो, मैं सिंपली ऐसे ही एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। ऐसे हम लेंगे, ये x y रेखा हो गई, y x रेखा हो गई, और ये हमारी x x रेखा हो गई। ये हमारी x और ये हमारी y, और यहाँ पे रहेगा शून्य। अब देखो, शून्य से इस साइड ग्राफ में ऐसे रेखाएं चलती ही रहेगी और इस साइड भी ऐसे चलती रहेंगी। तो हम यहाँ पे देखो 6 7 8 9 ऐसे लेंगे, मतलब बराबर सेम कॉलम पे लेनी है आपको 7 8 9। और इस साइड लेंगे हम, जैसे कि 10 से स्टार्ट कर देते हैं या 20 से कर देते हैं, तो 20 40 60 80 100 120 140 और 160 ऐसे हम दूरी लिखेंगे। तो अब हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? देखो, x पर अब जितने कॉलम दर्शा रहे हैं ना समय को, वैसे ही लिखना है।
2 इकाई 1 घंटे को दर्शा रही हैं या 3 इकाई 1 घंटे को दर्शा रही हैं, वो इनके गैप में जितने कॉलमों का आप गैप रखो ना उतने ही लिख सकते हो। जैसे कि हम लिखते हैं 3 इकाई 1 घंटा 3 इकाई 1 घंटे को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 और ये तीसरा कॉलम हो गया, इन 3 कॉलमों पे 1 इकाई दर्शा रही है। ऐसे ही 1 2 और तीसरे कॉलम पे 1 इकाई, ऐसे अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। और ऐसे ही लिखेंगे हम y एक्स रेखा पे क्या है, कितने, जैसे कि 2 कॉलम या 1 कॉलम लेते हैं, 1 कॉलम 1 इकाई या 1 कॉलम कुछ भी लिख सकते हो आप। 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर क्या है, कितनी है, 20 किलोमीटर। हम 20 किलोमीटर दूरी तो दर्शा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, 6 पर 40, तो 6 पे 40, ये इन दोनों जगहों पे सेम पॉइंट करते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए खींची थी। अब देखो 7 पे 80, 7 और 80 की सीध में रखेंगे, 7 और 80 की सीध में, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। 8 और ये फर्स्ट पॉइंट, फिर 8 और 120, 8 और 120 पे हो गया, फिर 9 और 160 पे हो गया। ये देखो ऐसे इनमें सेम कॉलमों को मिलाना है और फिर हमें इस रेखा को मिला देना है। जैसे ही हम इस रेखा को मिलाएंगे, ये एकदम सटीक रेखा मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी एकदम सटीक होंगे अगर आप ग्राफ में करोगे तो। इसी के साथ हमारा 25 का आंसर समाप्त होता है। अगर हमारा मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो आगे के मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना